नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नियति रावत राजनीति विज्ञान विभाग से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे पर राजनीति विज्ञान विभाग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर है। आज का विषय भारत में आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत और उनके योगदान पर चर्चा करने हेतु हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति विज्ञान विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लता जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री हिमांशु पुनीठा और असिस्टेंट प्रोफेसर श्री दिग्विजय पत्नी जी। आप सभी का स्वागत है। आज हम उन शिक्षकों को याद करेंगे जिन्होंने औपनिवेशिक काल में भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी और अपना जीवन शिक्षण के महान पेशे के लिए समर्पित कर दिया। आज 21वीं सदी के भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, पर एक समय वह भी था जब शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों के ही हिस्से आई। शिक्षा तक पहुंच केवल कुछ जाति समूह, लिंग और धार्मिक समुदायों तक ही सीमित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो अपने प्रारंभिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में शिक्षा का विकास करना नहीं, बल्कि अधिकतम मुनाफा कमाना था। इस दौरान जो भी शिक्षा संबंधी प्रयास किए गए वह व्यक्तिगत स्तर पे ही थे। जैसे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का उद्देश्य कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय उपलब्ध करना था जो स्थानीय भाषाओं में अच्छे जानकार हों तथा कंपनी के कानूनी, प्रशासनिक एवं क्लेरिकल कार्यों में कंपनी की मदद कर सकें। इसी समय प्रबुद्ध भारतीयों एवं ईसाई मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डाला, क्योंकि उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा विज्ञान को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया। इसी बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी समय आंग्ल प्राच्य विवाद यानी ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी भी उभर कर आई। लोक शिक्षा की बहस में दो दल थे, एक प्राच्य शिक्षा समर्थक और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इसके स्थान पर ट्रेडिशनल भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया। एक गुट शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाए जाने पर जोर दे रहा था। आंग्ल एवं प्राच्य शिक्षा समर्थकों के मध्य इस विवाद के कई दुष्परिणाम हुए। 1835 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी दल का समर्थन करते हुए लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकॉले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपियन साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकॉले के इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी मीडियम स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्य वर्ग की एक ऐसी श्रेणी बनाना था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु अपने विचार, नैतिकता एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज। एक ऐसी श्रेणी जो कि सरकार तथा जनसाधारण के बीच इंटरप्रेटर्स की भूमिका निभा सके।
इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंचाया जाना था। यह कार्य प्रबुद्ध भारतीयों के योगदान के बिना संभव नहीं था। इन अग्रदूतों ने भारत में रूढ़िवादी शिक्षा के विपरीत आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने में शिक्षा को महिलाओं, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने में इन अग्रदूतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिस पर हमारे साथी बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर लता जोशी को औपनिवेशिक भारत में महिला शिक्षकों की अग्रणी भूमिका और योगदान पर बात करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू नियति। आज हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए टीचिंग का जो जॉब है उसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लगभग 200 साल पहले किसी महिला का टीचर बनना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। छुआछूत इतना था कि दलितों की परछाई से भी सवर्ण तबकों को ऐतराज। ऐसे दौर में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर इन कुरीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला और भारत में आधुनिकता के मूल्यों की नींव रखने में अपना योगदान दिया। ये महिला थी सावित्रीबाई फूले और उनके पति थे ज्योतिराव फूले। इस दंपति ने लड़कियों और समाज के बहिष्कृत लोगों को शिक्षा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सावित्रीबाई उस दौर में टीचर बनी जिस दौर में महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना संभव ही नहीं था। इन्होंने ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला अनौपचारिक स्कूल खोला। आज हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण महिला की, जिसके योगदान से आज महिलाओं को एक टीचर के तौर पर देखना सामान्य सा लगता है। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था और इनका जो परिवार था उसकी आर्थिक स्थिति सही थी, पर जाति जो उनकी थी वो समाज में कमतर मानी जाती थी। ये माली जाति से बिलोंग करती थी। ये दौर जो था वो ब्रिटिश हुकूमत का दौर था। भारत में तब लड़कियों की प्यूबर्टी से पहले ही शादी करवा दी जाती थी। पढ़ाई लिखाई से उन्हें दूर रखा जाता था। उस समय एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं हुआ था और केवल कुछ मिशनरी स्कूल थे जिनमें अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे और आमतौर पर हिंदुओं में ब्राह्मणों को ही शिक्षा पर अधिकार था। सावित्रीबाई महज 9 साल की थी जब उनकी शादी ज्योतिराव फूले से करवा दी गई। अच्छी बात यह हुई कि ज्योतिराव पढ़े लिखे थे। सावित्रीबाई की सीखने की चाह से प्रभावित होकर ज्योतिराव ने सावित्री को पढ़ाना लिखाना सिखाया और वह एक उत्साही पाठक बनी। जब भी सावित्री को घर के कामों से फुर्सत मिलती थी तो वो कुछ न कुछ पढ़ने बैठ जाती थी। ज्योतिराव फूले को अहमदनगर के एक ईसाई मिशनरी स्कूल के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां विजिट किया। ये जो स्कूल था उसे अमेरिकी मिशनरी सिंथिया चला रही थी। ये लड़कियों के लिए स्कूल था जो उनके संरक्षण में चल रहा था। ज्योतिबा ने वहां का दौरा किया। सावित्रीबाई ने अपना स्कूल पूरा करके इसी स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। यही उनकी मुलाकात फातिमा शेख से हुई जो बाद में उनके काम में उनकी साथी बनी। 1848 में सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। शुरुआत में कुछ ही लड़कियां स्कूल में आईं, पर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग था क्योंकि यहाँ पे नित्य बोध वाचन, मराठों का इतिहास, भौगोलिक जानकारी, हिसाब किताब ये सब पढ़ाया जाता था। सावित्री को रोकने के लिए समाज की जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थी उन्होंने कई सारे रूमर्स फैलाए। यहाँ तक कहा कि सावित्री की इन सारी हरकतों की वजह से उनके पति की मौत हो जाएगी, पर वो नहीं रुकी। कहीं न कहीं उनके पति का साथ भी उनके साथ था। समाज को महिलाओं को शिक्षित करना उस दौर में पाप लगता था। स्कूल आते जाते समय उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थी, उन पर पत्थर, कीचड़, गोबर फेंका जाता था। कई बार वो मायूस भी हो जाती थी, पर इस समस्या का समाधान उन्होंने निकाल ही लिया। वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जाती थी और वो रुकी नहीं। ज्योतिराव फूले के पिता भी समाज के दबाव में आकर के उन पर दबाव डालने लगे कि वो स्कूल को छोड़ दें, लेकिन ज्योतिराव और सावित्री ने घर छोड़ना स्वीकार किया और स्कूल को जारी रखने का फैसला किया। इस दौरान सावित्री की दोस्त फातिमा शेख और उसके भाई उस्मान शेख ने उन्हें आश्रय दिया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने 1848 से लेकर 1852 के बीच लगभग 18 स्कूलों की स्थापना की।
सावित्री बाई ने बाल हत्या प्रतिबंध गृह नामक एक आश्रम खोला, जहां विधवा महिलाएं या ऐसी महिलाएं जिनका गर्भ शादी से पहले ही ठहर गया है, उन्हें आसरा मिलता था और उन्हें एक सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए एक जगह दी जाती थी। उन्होंने अपने स्कूल में विधवा महिलाओं को भी शिक्षित किया। उन्होंने एक अविवाहित गर्भवती महिला काशीबाई के बेटे को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने यशवंत रखा और जो बाद में एक डॉक्टर बना। सावित्री ने अपनी डायरियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, पत्र लिखे हैं। उनकी कविताएं काव्य फूले और काशी सुबोध रत्नाकर नाम से की पुस्तकों के नाम से प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में महिलाओं को स्वतंत्र होने, शिक्षित होने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने शिक्षा को महिलाओं और दलितों दोनों की मुक्ति का मार्ग माना है। वह ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज की एक सक्रिय सदस्य रहीं और ज्योतिराव की मृत्यु के बाद उन्होंने इनकी बैठकों की अध्यक्षता भी की। 1890 में जब ज्योतिराव का निधन हुआ, तब समाज के नियमों को न मानते हुए उन्होंने अपने पति की चिता को अग्नि दी। ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। 1897 में जब प्लेग महामारी के दौरान वो मरीजों की देखभाल कर रही थी, तो वो भी बीमारी से संक्रमित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री बाई या कहें फातिमा जो उनकी साथी थी, वो उस तरीके की महिलाएं जो 200 साल पहले जो काम कर रही थी, तो वो एक असाधारण काम था। उन्होंने वंचित और पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए, उनकी बालिकाओं के लिए बहुत सारे काम किए, जिससे वो मुक्त हो सके। तो आज भी वो हमारी इस तरीके की जो महिलाएं हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। तो इन्हें याद करते हुए हम आज शिक्षक दिवस में इन्हें याद करते हैं। और आगे की जो बात है, जो आगे की हमारे जो चर्चा है, उसके लिए मैं हिमांशु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो पश्चिमी शिक्षा पद्धति का भारत में आगमन और उसकी भारतीय दृष्टिकोण से आलोचना और सुधार पर बात करेंगे। हिमांशु जी। धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया, विपरीत परिस्थितियों में कैसे महिला शिक्षा की शुरुआत हुई और कैसे आज हम महिलाओं को एक सामान्य शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं और हम देखते हैं शिक्षिका के रूप में। शिक्षा के क्षेत्र में जब भारतीय दृष्टिकोण के महत्व और अंग्रेजों की जो उत्पादकता बढ़ाने से केंद्रित जो शिक्षा प्रणाली थी, तो उसमें भारतीय दर्शन और उसकी प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करने में जिन मुख्य विचारकों का हम योगदान कह सकते हैं, उसमें से हम आज महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं, तो उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार और स्वतंत्रता के साधन के रूप में देखा। उन्होंने वेदों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं स्थापित की। उनका मानना था कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। उन्होंने गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली है उसको बढ़ावा दिया, और जिसमें कि छात्रों को नैतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने समाज में सच्चाई, धर्म और नैतिकता के मूल्यों को स्थापित करने पर जोर दिया। इसीलिए उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की शुरुआत की। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने लड़कियों और दलितों के लिए भी शिक्षा का प्रसार किया, जो उस समय समाज में उपेक्षित थे। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के माध्यम से जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के मन में ज्ञान और नैतिकता का विकास करती है, जिससे समाज में सुधार संभव होता है। उन्होंने सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि व्यवहारिक और सांसारिक शिक्षा की वकालत भी की। उनका मानना था कि विज्ञान, गणित और आधुनिक विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि समाज विकास कर सके। उनकी शिक्षा और विचारों ने भारत को स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई। आर्य समाज के सदस्यों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। जब हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, तो भारतीय शिक्षा में उनका गहरा योगदान रहा।
उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति और समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उनके विचारों ने भारत के शिक्षा तंत्र को नई दिशा दी। उनका मानना था शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास और आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आत्मज्ञान और नैतिकता का विकास करना है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह है जो जीवन के निर्माण, मनुष्यत्व के गठन और चरित्र निर्माण में सहायक हो। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को संकीर्ण और धार्मिक दृष्टिकोण से मुक्त कर उसे जीवन के हर पहलू से जोड़ने पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्तित्व के समग्र विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक केंद्र हो, उस पर आधारित हो। उन्होंने व्यवहारिक और उपयोगी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। इसके लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक ज्ञान को भी शिक्षा का हिस्सा बनाना आवश्यक है। स्त्रियों और दलितों पर भी उन्होंने उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार मिले। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना, क्योंकि उनका मानना था कि महिलाएं ही समाज की असली शक्ति हैं। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा का एक जो प्रमुख लक्ष्य था वो चरित्र निर्माण था। तो जैसा उन्होंने कहा है कि अगर तुमने 5 विचारों को भी अपना जीवन बना लिया तो तुम महान बन जाओगे। तो भारतीय शिक्षा में उन्होंने राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की बात कही। उनका मानना था कि शिक्षा भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ जुड़ी होनी चाहिए ताकि भारतीय युवा अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व कर सकें और उसे समझ सकें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके उन्होंने शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में महान कार्य किए। इस मिशन के माध्यम से उन्होंने आधुनिक और आध्यात्मिक शिक्षा को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, जो आज भी निरंतर जारी है। इसके बाद जब हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो उन्होंने जो ब्रिटिश शासन की जो एक शिक्षा व्यवस्था थी जिसकी हमने बात करी, उनकी उन्होंने आलोचना की और उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है वो परंपरागतता और भारतीय सांस्कृतिक संदर्भों से दूरी रखती है। उन्होंने देखा कि यह प्रणाली भारतीय संस्कृति, भाषा और समाज से असंबद्ध है, जो भारतीय छात्रों के लिए एक विदेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि केवल रटने वाली जो प्रणाली, शिक्षा प्रणाली ब्रिटिशों ने शुरू की है, वो परीक्षा आधारित पद्धति है केवल। उन्होंने तर्क किया कि प्रणाली विद्यार्थियों की रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को दबाती है और केवल निष्क्रिय ज्ञान ग्रहण पर जोर देती है। और जो सांस्कृतिक असंवेदनशीलता है उस पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश प्रणाली है शिक्षा की, उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को नजरअंदाज किया है, जिससे भारतीय छात्रों की पहचान और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। टैगोर ने कहा कि जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है वे एक व्यापक दृष्टिकोण की कमी से गुजर रही है। उन्होंने देखा कि पश्चिमी विज्ञान और गणित पर ही केवल वे जोर देते हैं, और जबकि भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला को भी महत्व देती है। और जो शिक्षा का जो समाज के लिए जो उपयोगिता है, वो जो मुख्य उद्देश्य है, वहां पर ब्रिटिश जो शिक्षा है वह खरी नहीं उतरती है। तो इन सब आलोचनाओं और यह सब जानने के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन, जिसे अब विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की। यह शिक्षा प्रणाली पारंपरिक पद्धतियों से अलग थी और इसमें प्रकृति, कला और संस्कृति का समावेश था। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी शिक्षा देना था। उन्होंने सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने शिक्षा के साथ साथ भावनात्मक और नैतिक विकास पर भी जोर दिया, जिससे कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता की भावना को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति गर्व और समझ को बढ़ावा देने की कोशिश की। टैगोर ने शिक्षा में सृजनात्मकता और कला की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और भाषा और साहित्य पर टैगोर महत्वपूर्ण उसको स्थान देते हैं। उनका मानना था कि मातृभाषा में शिक्षा से ही सांस्कृतिक और मानसिक विकास संभव है। टैगोर और सभी विचारकों द्वारा जो भी विचार दिए वो आज की शिक्षा क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत हैं। तो निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि इन सभी विचारों की शिक्षा दृष्टि बच्चों के समग्र विकास, रचनात्मकता, स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने पर आधारित थी। यदि आज इन शिक्षा
इन विचारों को अपनी शिक्षा प्रणाली में हम अगर अपनाएं तो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर एक संतुलित, स्वतंत्र और रचनात्मक व्यक्तित्व के रूप में हम विकास कर सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि आज हमें जो औद्योगिक जो हमने विकास किया है, जो तकनीक हमने विकसित की है, उससे हम लोग बहुत सारा भौतिकता तो ला सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है उसके लिए हमें यही भारतीय पद्धति और जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को हमें बनाए रखना पड़ेगा और एक समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना होगा। धन्यवाद। इसके बाद अब मैं हमारे साथ जो भारत में पश्चिमी शिक्षा के आगमन एवं अल्पसंख्यक वर्ग में इसके प्रभाव पर जो प्रचार पर जो चर्चा हुई, इसके लिए मैं दिग्विजय सर को बोलूंगा कि आप इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद हिमांशु सर। ब्रिटिश राज सत्ता की स्थापना के शुरुआती वर्षों में भारतीय समाज के सामने एक संकट खड़ा हो गया। ब्रिटिश तकनीकी श्रेष्ठता जिसका प्रदर्शन रणभूमि में साफ नजर आता था, पश्चिमी देशों में हुई वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति का फल थी। पारंपरिक भारतीय समाज में अब यह आत्मावलोकन का एक मौका था कि क्या उनकी ज्ञान परंपराओं में क्या कोई कमी रह गई थी। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि समाज में दो प्रवृत्तियां जन्म लेती, एक रूढ़िवादी जो पारंपरिक दृष्टिकोण को और कसकर पकड़ लेती है, और दूसरी सुधारवादी जो आत्म सुधार पे बल देती। क्योंकि शिक्षा ही समाज के निर्माण का मुख्य साधन है, शिक्षा की दिशा और दशा ऐसे क्राइसिस के मौकों पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पश्चिमी शिक्षा पद्धति के भारत में आगमन पर अल्पसंख्यक समाज की प्रतिक्रिया को हम आज इन्हीं दो प्रवृत्तियों के संघर्ष के रूप में देख सकेंगे। पहले हम अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में ईसाई मिशनरियों और इवेंजेलिकलिज्म की भूमिका पर गौर करेंगे और फिर अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की भूमिका पर नजर डालेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीति भारतीय सामाजिक प्रणाली में हस्तक्षेप न करने की थी। जैसे कि हमने देखा, यह सामाजिक मामलों में कंपनी का यथास्थितिवाद वॉरेन हेस्टिंग्स की शिक्षा में प्राच्यवादी नीति या ओरिएंटलिज्म की नीति के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी देन थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जैसे संस्थान। इस नीति में बदलाव के लिए जिम्मेदार थे ब्रिटिश घरेलू राजनीति में तीन दबाव समूह। ये तीन दबाव समूह थे उपयोगितावादी जैसे बेंथम, जिनके शिष्य जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल भारतीय समाज में सुधार की बात करते थे। मुक्त व्यापारवादी जो कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे, और इवेंजेलिकल लॉबी जो भारत में धर्म परिवर्तन एवं ईसाई धर्म प्रचार को बढ़ावा देना चाहती। उनके सामाजिक सुधारवाद के नारे की पृष्ठभूमि और उसका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार, और इसके क्रियान्वयन में वह इंग्लिश एजुकेशन को मुख्य हथियार मानते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट, जो कि अंग्रेजी एजुकेशन के प्रारंभिक हिमायती थे, इवेंजेलिकल लॉबी से ही संबंध रखते थे। कंपनी ने विद्रोह के भय से मिशनरी गतिविधि को सीमित रखने की चेष्टा करी। इस कारण मिशनरी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र उस समय डेनिश उपनिवेश सेरमपुर, जो कि कलकत्ता के पास है, बना। विलियम कैरी वार्ड और जोशुआ मार्श जैसे मिशनरियों ने कई विद्यालयों की स्थापना की जो इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार करते थे। 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा मिशनरी गतिविधि को आधिकारिक संस्तुति के पारित होने में भी चार्ल्स ग्रांट का एक विशेष योगदान था। इसके बाद मिशनरियों द्वारा भारत में कई नए विद्यालयों की स्थापना हुई जो कि पश्चिमी मॉडल पर आधारित थे। निजी स्तर पर भी कैलकाटा स्कूल सोसाइटी, कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी, जिनकी स्थापना डेविड हेयर ने की थी, ऐसे कई निजी संस्थान भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में आगे आए। इवेंजेलिकलिज्म की पश्चिमी शिक्षा का प्रचार भले ही धार्मिक उद्देश्य से रहा हो, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय उच्च, मध्य एवं निम्न वर्ग ने ब्रिटिश शासन में आगे बढ़ने की कुंजी के रूप में सहर्ष स्वीकार किया। मुस्लिम वर्ग में अंग्रेजी राज्य सत्ता की स्थापना के प्रति प्रथम प्रतिक्रिया थी पुनरुत्थानवादी या रिवाइवलिज्म, जो कि हमें वहाबी आंदोलन में दिखी। परंतु सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार की अप्रत्याशित शक्ति और 1857 के बाद बचे खुचे मुगल राजवंश के अवसान के बाद मुस्लिम समाज में दो प्रवृत्तियां सामने आई। वो थी रूढ़िवादी और सुधारवादी। सुधारवाद के प्रणेता के रूप में सामने आए सैयद अहमद खान, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को मुस्लिम समाज की प्रगति हेतु अपरिहार्य माना। खान ने अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की और वह
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मुस्लिम समाज में प्रचार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट की भी स्थापना की। अंततः 1877 में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, जो कि पश्चिमी शिक्षा को प्रदान करने के लिए अलीगढ़ में एक कॉलेज था। वही कॉलेज बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आया। अलीगढ़ आंदोलन पर एक बड़ा प्रभाव था ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में उपलब्ध सरकारी नौकरियों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा। सैयद अहमद खान का मानना था कि मुस्लिमों द्वारा पश्चिमी शिक्षा की अनदेखी उनके नौकरशाही में उपलब्ध अवसरों को क्षीण कर रही है और दूसरे वर्ग इस बात का फायदा उठाकर नौकरशाही पे एकाधिकार बना सकते हैं। नौकरियों में इस प्रकार की धर्म पर आधारित प्रतिस्पर्धा अंग्रेजों को अपने हित में लगी और उन्होंने इस विचारधारा को पोषित किया, जिसका आगे जाके कुप्रभाव हम भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप में देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ था रूढ़िवादी धड़ा, जो पश्चिमी शिक्षा को एक बुरे प्रभाव के रूप में मानता था और अंग्रेजों के प्रभाव को समाज में कम से कम करना चाहता। वह अलीगढ़ आंदोलन के बिल्कुल विपरीत पारंपरिक मुस्लिम शिक्षा पर जोर देता था। इस सोच के प्रणेता बने देवबंद मूवमेंट के नेता राशिद अहमद गणगोही, कासिम ननातवी और शिबली नुमानी। ऐसे ही सुधारवाद और रूढ़िवाद का संघर्ष हम खासकर शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों में देखते हैं। ऐसे ही सुधारवाद से प्रेरित होकर और सोशल मोबिलिटी की चाह में कई धार्मिक एवं जाति समूहों ने एजुकेशनल सोसाइटियों की स्थापना करी, जिन्होंने पश्चिम मॉडल के विद्यालयों की स्थापना करी। शिक्षा के क्षेत्र में यह रूढ़िवाद सुधारवादी संघर्ष के सिवा ब्रिटिश शासन व्यवस्था में आगे बढ़ने और पीछे न रह जाने का डर भी एक बड़ा कारक था पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में। अब मैं इस चर्चा के निष्कर्ष के लिए नियति जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संवाद में हमने महिलाओं की शिक्षा, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर बात की पाश्चात्य शिक्षा पर भारतीय थिंकर्स की प्रतिक्रिया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा प्रणाली, जिसमें भारतीय और पश्चिमी दर्शन का मिश्रण था। स्वतंत्रता के 78 वर्षों के बाद शिक्षा का उद्देश्य केवल बुनियादी साक्षरता से बढ़कर समग्र शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और इनोवेशन पर जोर देता है। इस उम्मीद में कि हम शिक्षा द्वारा जिम्मेदार एवं सशक्त नागरिक बन सकें और एक लोकतांत्रिक न्याय संगत राष्ट्र में योगदान दे सकें, हम आपको एक बार फिर से टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।